नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है पूरा हिंदुस्तान। भक्ति के रंग में, देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है पूरा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पहले ध्वजारोहण किया और उसके बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए लगभग 1.5 घंटे तक संबोधन दिया। और प्रधानमंत्री ने उसमें तमाम बातों का जिक्र और अपनी सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर भी आत्मविश्वास जताया और कहा कि जब हम 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे उस समय पर हम विकासशील देश से विकसित देश हो चुके होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें संकल्प करने की जरूरत है और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जब जब दृढ़ संकल्प लिया हमने उसे समय से पहले पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को सम्मान निधि के तौर पर पैसे दिए, उनको मजबूत किया, हर घर जल योजना हमने पहुंचाई, हर घर के नल में हमने जल पहुंचाया और लोगों को पानी पहुंचाने का काम किया, लोगों को आवास देने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आयुष्मान योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए खर्च करके लोगों को इलाज मुहैया कराया। पशुधन में 15,000 करोड़ रुपए करके पशुओं को बचाया, उनका टीकाकरण किया गया। जन औषधि केंद्र खोले गए और लोगों के दवाइयों से 15,000 करोड़ रुपए बचाए, यानी कि जो लोग दवाइयों पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च करते वो जन औषधि के द्वारा बचाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल मिशन में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं और उन्होंने कहा कि तिजोरी में जो पैसा है वो जब जनता के हक के लिए और जनता के हित में लगाया जाता है तब देश विकास करता है, तब देश विकसित होने की राह पर चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में इस बार बदलाव भी देखा गया और बदलाव यह भी था कि जहां वो अपने संबोधन की शुरुआत भाइयों और बहनों से करते थे, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत देशवासियों से की और परिवारजन से की, यानी कि 140 करोड़ आबादी वाला यह हिंदुस्तान एक परिवार है और यही संदेश पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने लगभग 1.5 घंटे के संबोधन में दिया है। मेक इन इंडिया का जिक्र किया, स्किल इंडिया का जिक्र किया गया और बताया गया कि कैसे देश जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट के साथ मेक इन इंडिया के तहत काम कर रहा है। हमारे युवा सैटेलाइट बना भी रहे हैं, लॉन्च भी कर रहे हैं। हुनर की बात की, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, जनसंख्या है और हुनर प्रतिभा भी है हमारे साथ। और आज अब प्रधानमंत्री ने जो कुछ अपने संबोधन में कहा उसका विश्लेषण हमने किया और अब उसके राजनीतिक मायने हम समझेंगे और उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस से और साथ ही हमारे साथ चिराग सेठी हैं जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से और अश्वनी शाही नेता हैं बीजेपी। तीनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। अश्वनी शाही जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1.5 घंटे का अपना संबोधन दिया और उसमें यह क्लियर कर दिया कि 2024 में आएगा तो मोदी ही। यह आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास? राणा साहब, आपको और साथी पैनलिस्टों को और आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज भाषण दिया उसमें कोई ना आत्मविश्वास है ना अति आत्मविश्वास है। उसमें उन्होंने जो इस 9 सालों में काम किया है और 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद उनके ऊपर भारी है और वही वो बोल रहा है कि अभी देश की जनता चाहती है कि भारत में माननीय मोदी जी की तरह ही एक मजबूत विकल्प रहे, मजबूत नेतृत्व रहे और वही उन्होंने बोला है। स्पष्ट रूप से आज देखने को मिला राणा साहब जी, परिवारवाद
तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इन 3 चीजों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और 140 करोड़ देशवासियों की बात हमेशा करते हैं। अब उन्होंने हमेशा देवतुल्य माना है, राक्षस तो कभी कहा नहीं। आज लाल किले की प्राचीर से वही देवतुल्य भाषण आपने कहा कि उन्होंने आज भाइयों बहनों के बजाय देशवासियों कहा। तो देशवासियों का जब आशीर्वाद प्राप्त है तो देश में भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे। देश में भाई भतीजावाद करके जो लोग अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर इस समय राज कर रहे हैं, ये दल वो अपना ये, तो उसको उन्होंने करारा प्रहार किया। अश्वनी जी, जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, तमाम जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप आप ही ने लगाया, बीजेपी वालों ने ही लगाया, उन्हीं को तो आप साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्या उन्हें साथ लाकर खत्म करेंगे? राणा साहब, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न पर जो है, नहीं, सवाल तो मेरे सभी महत्वपूर्ण होंगे, आज जितने भी होंगे। नहीं, ये एकदम महत्वपूर्ण होंगे और ये साथ में लाने की बात जहां तक है, देखिए लोकतंत्र है, अगर आप इसके किनारे अगर चले गए ना थोड़ा सा कि हम जो है किसी को माफ कर देंगे और किसी को छोड़ देंगे जो हमारे साथ आ गया है, तो आप गलत करेंगे। और वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किसी को माफ नहीं कर रही ना छोड़ रहे हैं। मगर ये जो लोकतांत्रिक अभी जो एक इंडी अलायंस बना है, ये देखिए सारे भ्रष्टाचारी हैं इसमें। इन भ्रष्टाचारियों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इंडी अलायंस बनाया है। देखिए अश्वनी जी, मेरा सवाल इसीलिए वहीं पर अटका रहेगा। अभी नहीं, आपने कहा कि जवाब भी आपको शानदार मिलेगा, मैं वही बता रहा हूं। आपने कहा कि जितने भी इंडिया गठबंधन में आकर जुड़े वो सब भ्रष्टाचारी, उनमें से महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार चलाई, नीतीश कुमार के साथ आपने सरकार चलाई, और आपसे अलग है तो भ्रष्टाचारी हो गए। जो अजीत पवार पहले कांग्रेस के साथ थे, अब आपके साथ हो गए तो दूध के धुले हो गए। जो हेमंत बिश्वा आपसे अलग थे, कांग्रेस में थे, तब वो भ्रष्टाचारी थे, अब ठीक हो गए। शिवेंदु अधिकारी हाँ बता रहा हूं ना, जब शिवेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तब भ्रष्टाचारी थे, आज दूध के धुले हो गए। कैसे? राणा साहब, जो है सवाल लंबा हो जाएगा तो जवाब कुछ ज्यादा लंबा होगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य के साथ सवाल करें कि मैं जवाब दे पाऊं। बहुत धैर्य से सवाल है। आपने जिसका नाम लिया, महबूबा मुफ्ती को हमने हटाया। हम लोगों ने सोचा था कि वो मुख्य धारा में लाकर उनको जो है बेहतर किया जाए, लेकिन जब आचरण नहीं सुधरा तो हमने उनको दूर हटा दिया। और आज जो है, जो वो कहती थी कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो लाल चौक पर भारतीय जनता पार्टी की वजह से तिरंगा लहरा रहा है। अभी तक लहरा नहीं पा रहा था। बड़ी सुरक्षा, बड़ी जद्दोजहद के बाद मुरली मनोहर जोशी जी ने और माननीय मोदी जी ने जाकर वहां झंडा लहराया था। आज वहां पर मुहर्रम का जुलूस भी निकल रहा है, आज वहां पर झांकी भी निकल रही है और लाल किले पर शानदार लाइटिंग और झंडे के साथ हो रही है। इसलिए हम लोगों ने उनको दूर हटाया। शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर जो केस था, आप बताइए क्या केस था उसमें? उनके ऊपर जांच अगर खत्म हो गई हो तो वो भी बता दीजिएगा हमको। हमारे साथ जो लोग आए हैं, किसी एक की जांच अगर राणा साहब खत्म हो गई हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आप साक्ष्यों के साथ यहाँ प्रस्तुत कर दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी हमारे विरोधी दलों के जो हमारे साथी लोग हैं, इन लोगों ने ये सवाल नहीं उठाया। ये आपने एक सजग प्रहरी की तरह ये सवाल उठाया, तो देश जानना चाहता है कि एक सजग प्रहरी ने सवाल उठाया है तो साक्ष्यों के साथ उसका जवाब भी दे कि हाँ, इन लोगों के खिलाफ जांच। तो महाराज, साक्ष्य आपको देने, मुझे नहीं देने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री, सुन लीजिए ना, आपने कहा ना साक्ष्य आपको देने, सुन तो रहा हूं तब से, मैं वही कह रहा हूं। अश्वनी जी सवाल तो सुन लीजिए। अश्वनी जी, सवाल इसलिए है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीत पवार के एनडीए में मिलने से पहले कहते हैं कि अजीत पवार चक्की पीसिंग, उसके बाद आ जाते हैं बीजेपी में। तो आप साबित कैसे करेंगे कि वो चक्की पीसिंग है या बीजेपी में मिलिंग है? मैंने पहले भी कहा, आपका सवाल ये आ गया था, लेकिन जवाब मैंने इसलिए कहा कि चक्की पीसिंग है कि मिलिंग है वो अलग बात है। क्या उनके ऊपर केस बंद हो गया, इसका कोई साक्ष्य है कहीं पर, या बंद हो गया? आप लोग बता दीजिए कि उनके ऊपर हम लोगों ने केस बंद कर दिया। ये आंकड़ा तो मैं आपको दूंगा, ये आंकड़ा तो मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये है, आपने, मैं बता तो रहा हूं ना, सुन लीजिए ना, अगर मैं आज ये कहूं, आज मैं सुन लीजिए पहले, या मेरी भी जनता को एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट दे रहा हूं। अश्वनी जी, आज स्वतंत्रता दिवस है। अश्वनी जी, बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस है, तभी तो स्वतंत्रता के साथ सवाल पूछ रहा हूं।
स्वतंत्रता दिवस है, इसीलिए सत्ता के प्रतिनिधि इतना से लंबा लंबा स्वतंत्रता सवाल के अगर साथ पूछेंगे सवाल तो पूछ रहा जवाब हूं भी मैं। लंबा आएगा, लेकिन बिल्कुल बीच में सवाल, आप हाँ कट कर दे सवाल रहे सुनिए हैं, ना पहले क्योंकि अश्वनी जी। नियंत्रण आपके हाथ में। अरे सर सुन रहा हूँ राणा साहब, सवाल हाँ ही नहीं, सुन पहले रहा छोटा सा हूँ। पॉइंट, छोटा सा पॉइंट आपके नहीं, साक्ष्य की बात पर छोटा सा पॉइंट, चलिए, आपके बोलिए, साक्ष्य की बोलिए। बात पर छोटा सा पॉइंट। आज अगर मैं ये कहूं कि अश्वनी जी ठीक आदमी नहीं है, अश्वनी जी गलत हैं, कल मैं उन्हीं को अपने साथ में बैठाऊं, उन्हीं के साथ घूमूं, उन्हीं के साथ दोस्ती का वादा कर लूं और फिर कहूं कि आप आकर बताइए कि ये गलत कहां से है, तो अगर गलत मैंने कहा तो मुझे साक्ष्य देने होंगे ना, मैं दूसरे से कैसे मांगूं? नहीं, अगर आप पूछेंगे तो आपको भी ये है कि आपने मिला लिया, तो भाई आप पता कर लीजिए ना। आप एंकर हैं, आप चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, तो आपको ये कहना चाहिए कि भाई अजीत पवार साहब के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, चाहे उनकी पार्टी के जो लोग भी, उनके ऊपर केस हमने बंद कर दिया है, या सीबीआई जो चल कर रही थी वो बंद कर दी है। लेकिन जिसको आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं उसी को साथ कैसे रख सकते हैं? मेरा सवाल बस इतना सा था। ठीक है, अरे क्यों हाँ, नहीं रख सकते भाई? रत्नेश जी, हाँ ठीक। गांधी जी ने, आज 15 अगस्त है, गांधी जी ने कहा था पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। गांधी जी ने कहा था, हम गांधी जी के देश में हैं। ठीक राणा ठीक साहब ठीक, किस तरीके का बिल्कुल जीवन जी बिल्कुल, रहे हैं? बहुत अच्छा बचाओ अश्वनी जी, बहुत अच्छा बचाओ। गांधी जी की आड़ में बच गए आप, ठीक है, ये तथ्य है। हाँ ठीक ठीक और ठीक, रत्नेश जी बगैर साक्ष्यों के आप भी बोल रहे हैं और हमारे अभी साथी पैनलिस्ट भी बोलेंगे, तो बगैर साक्ष्यों के बात नहीं करें तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि ठीक, एक ठीक, उदाहरण ठीक, दीजिए ठीक, कि ठीक, जिसमें कोई केस किसी नेता का जो हमारे साथ आया हो उसका बंद हो गया हो, वो हाँ, बता मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। रत्नेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1.5 घंटे तक संबोधन दिया और इस बात को लेकर पूरा निश्चित उन्होंने कर दिया कि अगले साल 2024 में भी संबोधन मैं ही दूंगा, यानी कि मोदी जी आ रहे हैं। राणा जी, आप तो और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि हमारी स्वतंत्रता ऐसे ही बनी रहेगी। बिल्कुल। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं तो उसमें कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हैं, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी जाने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार की बात की, और अभी हमारे साथी अश्वनी शाही जी भी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। तो अभी कैट की रिपोर्ट के अनुसार महा घोटाला हुआ है आयुष्मान भारत में, महा घोटाला हुआ है द्वारका एक्सप्रेस वे में, और तमाम सारी योजनाओं में घोटाला हुआ। भ्रष्टाचार पे ही एक बात अभी आपने अजीत पवार की, तो के राणा जी, वो केवल पार्टी में साथ लाने तक की बात नहीं है जी। जब हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस पार्टी में थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही थी। वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और सीएम बन गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि पिछले 8 साल से वो सीएम है, उनके ऊपर जो चल रही थी जांच वो कहां तक पहुंची, 8 सालों में जांच क्यों नहीं कंप्लीट हो पाई, उनको जेल या सजा क्यों नहीं हुई जी। दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार करिए, अजीत पवार की तरह भारतीय जनता पार्टी में चले आइए, आप डिप्टी सीएम बन जाएंगे। आप नारायण राणे की तरह चले आइए, आप मिनिस्टर बन जाएंगे। आप शुभेंदु अधिकारी की तरह चले आइए, आप सांसद और विधायक बन जाएंगे। और ऐसे तमाम सारे नाम हैं जो इनके भ्रष्टाचार के दावे फूल खोलते हैं जी। दूसरी बात यहाँ पर कही परिवारवाद की, तो पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद बता दूं जी। राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, एक सीएम होते थे खंडूरी साहब, उनकी बेटी है नीतू खंडूरी जी। गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी है पंकजा मुंडे, थावरचंद गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, उसके बाद एक हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ये तो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है जो बड़े बड़े नेता हैं। इनके सांसद हैं बृजभूषण सिंह, उनके बेटे हैं प्रतीक सिंह। इन्हीं के पार्टी के और तमाम सारे ऐसे नाम हैं जो आपको गिना सकता हूं। अब आ जाइए एनडीए के परिवारवाद पे, जिसको मैं नेशनल डिफॉल्टर एसोसिएशन कहता हूं, राष्ट्रीय भगोड़ा गठबंधन जी। इनकी पार्टी के साथ है रामविलास पासवान के पार्टी, बेटा है चिराग पासवान, उनके भाई है पशुपत पारस, दोनों परिवारवादी पार्टियां हैं। इनके साथ संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी है, बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, बेटा प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से सांसद है।
इनके साथ है सुभाषपा ओपी राजभर की पार्टी, एक बेटा पूर्व राज्य मंत्री है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बाप जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मंत्री बनने की तरफ अग्रसर है, छोटा बेटा राष्ट्रीय प्रवक्ता है जी। ये है इनके एनडीए की सत्यता। तो अब इस पर अगर आप इस तरह की बातें करेंगे कि आप बोलेंगे कुछ और दिखेगा नहीं। राणा जी आप समय का बड़ा अभाव हो जाता है। नहीं राणा जी 20 सेकंड और दे दीजिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को 11 मिनट दिए थे, मुझे अभी केवल 5 मिनट मिला है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। माननीय प्रधानमंत्री जी से संबोधित कर रहे थे, तो माननीय प्रधानमंत्री को 2014 से लेकर अब तक बताना चाहिए था कि आपने जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी वो कहाँ आए। आपने जो गैस सिलेंडर को 410 रुपए में था उसको कम करने की बात की थी, वो 1100 कैसे पहुंच गया। आपने गरीबों को मुफ्त भोजन देने की बात की थी, गरीबों की थाली से सब्जी गायब हो गई, क्यों गायब हो गई। इन सारी बातों पर जवाब देना चाहिए था। आपने बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, कहां चली। आपने 500 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, कहां बनी। इसका डेटा देना चाहिए था। वो एक के राणा जी, पूर्वांचल में एक कहावत है, बोला बोला ये राजा बोलिए में मिठाई बा। तो मोदी जी केवल बोल बोल के देश नहीं चलने वाला, अब काम का हिसाब भी देना होगा। बिल्कुल रत्नेश जी, बिल्कुल आपके सवालों के जवाब भी लेने हैं। चिराग सेठी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर सीधा हमला बोला, परिवारवाद पर बोला, तो आप, क्योंकि भ्रष्टाचार से तो आप भी नहीं बचते हैं, मंत्री आपके भी जेल में हैं, तो हमला तो फिर आप पर भी हुआ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो देखिए, मोदी जी बोलते हैं और एक संवैधानिक पद से आकर जब बोलते हैं तो बहुत दुख होता है जब एक प्रधानमंत्री आकर ऐसी बातें बोलते हैं। जब 2 दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट आती है और वो बोलती है कि एक सड़क जिसकी कॉस्ट 18 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए इन्फ्लेट कर दी गई, जब आयुष्मान योजना में कितने 100 करोड़ का घोटाला हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप हो जाते हैं। जब बात आती है मणिपुर की, प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप हो जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो ये रशिया और यूक्रेन का वॉर भी खत्म कर सकते हैं, पर मणिपुर में आज 100 दिन हो गए पूरे, 100 दिन में भी शांति जैसा कोई शब्द वहां पर नहीं आया और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पा रहे। आज उस माँ और उस बहन को कोई भी इंसाफ की गुहार लगाने की भी वो नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि किससे बात करे, क्योंकि मोदी जी तो आके बात करना ही नहीं चाहते। वो तो सिर्फ अगले साल के इलेक्शन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं कि आप ऐसे आप ऐसे। आप मुझे बताइए, कौन सा एनडीए का ऐसा दल है जिसमें परिवारवाद नहीं है जी? कौन से आपके भाजपा के मंत्री है जिनमें परिवारवाद नहीं है? हर जगह है। बस मोदी जी ने आंखें बंद कर रखी हैं और उनको लगता है कि जो सामने जनता बैठी है वो भी देख नहीं रही है, वो भी सुन नहीं रही है, हम बोलते रहेंगे और लोग मानते जाएंगे। पर आज की जनता समझ रही है, देख रही है कि कैसे आप जो है बेसिक मुद्दों से पार्लियामेंट से भाग जाते हैं, आप उस पर जवाब नहीं देते हैं। मणिपुर पे आप सिर्फ 36 सेकंड बोलते हैं। अगर भ्रष्टाचार से आपको इतनी दिक्कत थी तो आपने क्यों जाके महाराष्ट्र में बोला था नेचुरल करप्ट पार्टी? वो आज आपकी अलायंस में कैसे आ गए जी? आपने खुद ही बोला था ना, हमने तो नहीं बोला था, आपने ही बोला था नेचुरल करप्ट पार्टी। तो फिर वो कैसे आपकी अलायंस में आ गए? इसका मतलब या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, कहीं तो आपने कुछ गलत किया है। देखिए, ये बोलना आसान होता है, और आपने जो हमारे ऊपर आरोप लगाया, मैं आपको उसको क्लियरली बता दूं कि 4 अगस्त को हाई कोर्ट ने सीबीआई को लताड़ा है और ये बोलकर बोला है कि आप पैसों का ट्रेल तो लाइए, आप तो प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं कि पैसे कहां आए कहां से नहीं आए। आपके पास आज पावर है, आप कुछ भी बोल दीजिए। ठीक, आज 4 सितंबर को, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। मैं सारे सवाल लेता हूं। मैं सारे सवाल। अश्वनी जी, भ्रष्टाचार की बात हमने अभी की ही थी, परिवारवाद, कांग्रेस पर इसको लेकर या अन्य पार्टियों पर इसको लेकर आप हमला बोलते हैं। आपके गठबंधन में जितनी पार्टियां, सब में परिवारवाद, और अगर नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया जाए तो फिर आपके यहां भी परिवारवाद। देखिए राणा साहब, आप हमारे राजनीतिक जो प्रवक्ता और साथी यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट, वो कहें तो एक बार चीजें चलती हैं, लेकिन मीडिया को चौथा स्तंभ है, उसको इस तरीके से आंखें बंद करके शुतुरमुर्ग नहीं बनना चाहिए। आपने कहा कि उनको छोड़ दिया जाए तो परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में चैलेंज के साथ आपसे मैं कहता हूं या हमारे साथियों से भी कहता हूं, बता दें जो एक परिवार का 2 अध्यक्ष हुआ हो,
या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, कोई एक बता दीजिए। अभी अभी जो है कांग्रेस में इधर नहीं, पहले तो आप मेरा जवाब ले लीजिए। जो आरोप आप पर, हाँ मैं वही बता रहा हूं, जो आरोप आप पर रत्नेश जी और चिराग सेठी जी ने लगाए थे, वो सवाल मेरा था। तो शुतुरमुर्ग वाली कहानी बिल्कुल नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसका बेटा भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हुआ हो, बता दीजिए आप। नहीं, पार्टी का अध्यक्ष क्या, लेकिन मंत्री विधायक तो बन रहे हैं ना। नहीं, लेकिन से नहीं होता है। मंत्री विधायक तो बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? जो प्राइवेट मंत्री विधायक बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? कांग्रेस एंड सन्स, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष, इंदिरा जी अध्यक्ष, राजीव गांधी अध्यक्ष, सोनिया गांधी अध्यक्ष, राहुल गांधी अध्यक्ष, मंत्री विधायक बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? आपके साथ जो पार्टियां तमाम जुड़ी हैं, क्या उनमें परिवारवाद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, तब मैं दूसरे पर आता हूं। आप गोल पोस्ट आप मत चेंज कीजिए, पार्टी पर बात कीजिए। जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो लोकतंत्र है, वो जुड़ेंगे, और हमको उसी का विरोध हम कर रहे हैं। अच्छा, उनको जोड़कर आप विरोध कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। जोड़कर आप विरोध करते हैं, क्यों ना करें? तो क्या इन भ्रष्टाचारियों के हाथ में सौंप दें? सेठी साहब की पार्टी। आप सवाल क्यों नहीं समझ रहे हैं अश्वनी जी? मेरा सवाल ये नहीं है कि आप किनको सौंप दें, क्योंकि ना सौंपने वाले आप हैं, ना सौंपने वाला मैं हूं। अश्वनी जी, अश्वनी जी, अश्वनी जी, अश्वनी जी, कमान सौंपने वाले, अश्वनी जी, अश्वनी जी, कमान को सौंपने वाले ना आप हैं ना मैं हूं। अश्वनी जी, कमान सौंपने वाले ना आप हैं ना मैं हूं। वो देश की 140 करोड़ जनता तय कर लेगी किसको क्या सौंपना है। सवाल कर लीजिए, अगर जवाब नहीं सुनना है तो मैं शांत हो जाता हूं। नहीं तो आप क्यों भाग रहे हैं? मेरा सवाल बड़ा सीधा था, क्या परिवारवाद बीच में क्यों बोल रहा है भाई? रत्नेश जी, आ रहा हूं, रत्नेश जी लौटूंगा आपके पास। रत्नेश जी, रत्नेश जी, नहीं आप रत्नेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आप नहीं देंगे तो मैं भी बोलता रहूंगा। मेरा आवाज रत्नेश जी, हाँ, एक एक करके सवाल ले रहा हूं, एक एक करके। नहीं, एक एक करके अगर जवाब ही नहीं लिया आपने, उसके बाद अब अरे महाराज, आप ही पर आ रहा हूँ। रत्नेश जी को चुप कर रहा था। अश्वनी जी, हाँ, अश्वनी जी, अश्वनी जी, परिवारवाद की परिभाषा आपके हिसाब से क्या? प्रस्तोता ऐसे जो है अगर बिहेव करेगा तो फिर अश्वनी जी, हाँ, अश्वनी जी, जवाब दे पाएंगे? अश्वनी जी, अश्वनी जी, परिवारवाद की परिभाषा आपके हिसाब से क्या? जब एक सवाल किया आपने, जवाब पूरा सुना नहीं, उसके बाद लगातार ये एक अच्छे प्रस्तोता के मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे सवाल। आपसे सवाल ही तो पूछ रहा हूँ मैं। आप वहां बैठे हैं, आपसे सवाल ही पूछ रहा हूँ मैं। जवाब तो लीजिए ना। सवाल ही तो पूछ रहा हूँ ना मैं, बताइए ना परिवारवाद की परिभाषा क्या? जवाब दे रहा हूँ तो बीच में आप बोल दे रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। एक जवाब पूरा होने दीजिए, फिर दूसरा सवाल लीजिए। अरे तो जवाब दीजिए तो, जवाब दीजिए तो, जवाब दीजिए तो। जवाब नहीं दिया मैंने, जवाब नहीं दिया। ये तो दर्शक देख रहे हैं कि मैंने जवाब नहीं दिया। ये आपको लग रहा ना? देखिए, अब मैं जो सवाल कर रहा हूं आप उस पर नहीं आएंगे तो मैं तो लेकर आऊंगा ना जो मेरा सवाल है। अरे मैं उसी पर हूं, मैं कहीं नहीं भागता हूं। तो मैं पूछ तो रहा हूं ना, आपके हिसाब से परिवारवाद की परिभाषा क्या? आपके हिसाब बहुत बड़े प्रस्तोता है, मैं मानता हूं, हाथ जोड़ता हूं, मानता हूं विद्वान होंगे आप। मैं शांति से सुन लूंगा आपको, ये भी क्षमता है हमारे पास। अरे अश्वनी जी, पूछेंगे, अश्वनी जी, सुनने का मादा नहीं होगा जी, तो ये भी उचित नहीं है। हाँ, अश्वनी जी, अश्वनी जी, बोलते रहिए। परिवारवाद की परिभाषा क्या है बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी में कोई भी, मैंने कहा चैलेंज के साथ सीना ठोक के कह रहा हूं, और आपसे कह रहा हूं, और हमारे साथी जितने यहाँ पैनलिस्ट हैं सबसे कह रहा हूं, एक आदमी का नाम बता दे जिसका बेटा भी अध्यक्ष रहा। एक आदमी का भारतीय जनता पार्टी में। राणा जी मुझे हाँ ठीक है, रत्नेश जी जवाब दीजिए, रत्नेश जी जवाब दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, हाँ, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे राजनाथ सिंह, उनका बेटा बीजेपी उत्तर प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बेटा प्रदेश उपाध्यक्ष है। और सुनिए, अरे सुनिए तो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, क्या है? ऐसे बताइए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के ऊपर उनका कब्जा है। अरे भैया, अरे सुनिए क्या भाई, देखिए नहीं रत्नेश भाई, ये जवाब नहीं हुआ, ये ठीक है। अश्वनी जी, अश्वनी जी, ठीक है, रत्नेश जी, रत्नेश जी, रत्नेश जी, आप ही का जवाब ले रहा हूं। इनकी पार्टी के नेता है कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय महासचिव रहे। उनका बेटा आकाश विजयवर्गीय एमपी बीजेपी में प्रदेश महासचिव है। अरे भाई, कोई एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कैसे? आप बता दीजिए जरा। फिर वही बात करें, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए रत्नेश जी। सवाल से मत भागिए मेरे, सवाल
जो मैंने कहा। हाँ ठीक है रत्नेश जी, हाँ आप ही का सवाल ले रहा हूं, अश्वनी जी आप ही का सवाल ले रहा हूं। रत्नेश जी, उनका सीधा ये कहना है कि परिवारवाद का बीजेपी पर सिर्फ इतनी आपत्ति है कि पार्टी का अध्यक्ष ना बने। अगर राजीव गांधी रहे हैं तो राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बने, चाहे फिर वो एमपी, एमएलए या प्रधानमंत्री कुछ भी बनते रहे, पार्टी की कमान उनके हाथ में नहीं होनी चाहिए, पार्टी की कमान बाकी लोगों के हाथ में भी जाए। देखिए राणा जी, पहली बात तो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ इस प्रकार की कोई भावना व्यक्त करते हैं तो वो भारतीय लोकतंत्र की भावना के विपरीत की बात करते हैं, क्योंकि इस देश में सभी को समान रूप से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिला हुआ है, तो चाहे पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में हो, चाहे एमपी एमएलए के रूप में हो। दूसरी बात, हमारे यहाँ सुनिए तो साहिब जी, पूरी बात सुन लीजिएगा। हमारे यहाँ हमारी पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्षों की सभी विंग के और राष्ट्रीय अध्यक्ष की और सभी विंग के राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो नियुक्त होते हैं वो चुनाव के माध्यम से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो चुनाव है ही नहीं। आज तक इतिहास बता दें, 1980 से लेकर अब तक एक भी चुनाव करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो। हाँ ठीक है लास्ट कमेंट चिराग जी, ठीक है लास्ट कमेंट, हाँ ठीक है लास्ट कमेंट चिराग जी। हाँ रत्नेश जी लौटूंगा। चिराग जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा ये कहा कि 5वें स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था, मैं फिर से आऊंगा तो तीसरे स्थान पर आ जाएगी। राणा जी बिल्कुल, ये जुमला बहुत अच्छा लगता है। 5वें स्थान पर हमारी 3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा जीडीपी की तो कोई बात कर नहीं रहा। आपने यूके को पीछे तो छोड़ दिया, पर यूके का पर कैपिटा इनकम जो है वो $47,000 है और इंडिया का जो है वो $2,600 है। तो आप एक आंकड़ा तो दिखा देते हैं बहुत बड़ा कि देखिए हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ रही है, पर वो गरीब आदमी को कितना सहना पड़ता है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज टमाटर का भाव क्या है, ठीक है समय बड़ा कम है। लास्ट कमेंट अश्वनी जी। ठीक चिराग जी समय बड़ा कम। अश्वनी जी लास्ट कमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर विकसित भारत बनना है तो हमें पहले श्रेष्ठ भारत की नीति पर काम करना होगा। एकदम बहुत शानदार भाषण रहा और श्रेष्ठ भारत की नीति पर भारतीय जनता पार्टी इस समय एनडीए के साथ काम कर रही है और बेहतर, देखिए रोज बेहतर होती जा रही है। ये तो सेठी साहब बता रहे हैं, ये शीश महल बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, कहां से बन रहा है, ये तो देखना होगा कौन अमीर हो रहा है। लेकिन आज देश अगर अपना अमीर हो रहा है, तीसरे नंबर पर ले जाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो कष्ट होता है लोगों को कि इनके नेतृत्व में कैसे 5वें पर पहुंच गया, कैसे तीसरे पर पहुंचेगा। पर कैपिटा इनकम की बात है, वो भी बढ़ रहा धीरे धीरे। आज जब से 14 से सरकार आई है और आज तक बिल्कुल समय का बड़ा अभाव। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसका शुक्रिया। अश्वनी जी आपका भी, रत्नेश जी आपका भी और चिराग सेठी जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और जो संबोधन उन्होंने दिया और जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा कि मैं फिर से 2024 में 15 अगस्त को आपको संबोधित करूंगा और एक बार फिर से जब हमारी सरकार आएगी तो अभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर है विश्व में और इसके बाद यानी कि अगले 5 साल में हम तीसरे स्थान पर होंगे। दुनिया हमें देख रही है उम्मीद की नजरों से और हम उसकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।